नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सीएम योगी कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल संवाद में सीएम योगी जनता से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा करेंगे। वहीं बीजेपी मुख्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए महामंथन होगा। इस दौरान संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिला प्रभारियों के साथ भी जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उधर सियासी जमीन की तलाश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ के दौरे पर पहुंच रही हैं। प्रियंका देर शाम लखनऊ पहुंच जाएंगी। 10 और 11 सितंबर को प्रियंका गांधी कई अहम बैठकें लेने वाली हैं। प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी और साथ ही मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगी। इसके अलावा एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। ओवैसी बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी पहले दिन अयोध्या और दूसरे दिन सुल्तानपुर में थे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास पर पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है। खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी मौजूद थे। पीएम ने पैरालंपिक दल को नाश्ते पर बुलाया था। पैरालंपिक में 5 गोल्ड समेत 19 पदक जीते थे। पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी इस बार देखने को मिला, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपने आवास पर बुलाया, उनके साथ नाश्ता किया, बातचीत की। खास बात यह थी कि इस दौरान सभी खिलाड़ियों के कोच भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मुलाकात में मौजूद थे। आपको याद होगा, ऐसी तस्वीर तब भी सामने आई थी जब टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी, उनके साथ भी इसी तरीके से संवाद किया था। और अब जबकि पैरालंपिक में इस बार हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है, 19 मेडल भारत ने जीते हैं, उसके बाद पैरालंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। 5 गोल्ड इससे पहले पैरालंपिक में इंडिया ने कभी भी नहीं जीता था। हमारी सहयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, और क्या जानकारी आपके पास इस मुलाकात को लेकर? देखिए, जिस तरीके से टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी खिलाड़ियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। और जिस तरीके से सिक्योरिटी रीजन है, समय से पहले ही सारे खिलाड़ी पीएम आवास में पहुंच चुके थे और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की। और जिसके साथ जिस तरीके से लगातार इन दिनों जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनका प्रोत्साहन किया। और जो खिलाड़ी नहीं जीत पाए हैं उनको उनका सिर्फ उनसे यही कहना है कि आप आगे बढ़े और हार जीत नहीं देखनी है, लेकिन एक जो खेल प्रतिस्पर्धा है उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। और तस्वीरें सबके सामने है क्योंकि अगर हम पहले टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो खिलाड़ी हैं उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया था। खेल को बढ़ावा देने की बात समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, खेलो इंडिया। और उसका ये नतीजा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का मोटिवेशन है और हमारे भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक हो, वहां पर जाकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रचना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल सकती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। ये बड़ी खबर आ रही है। मायावती मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी से कर सकती हैं किनारा। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, मऊ से विधायक हैं मुख्तार अंसारी। पार्टी से निकाले जा सकते हैं अंसारी बंधु। जल्द ही मायावती ऐलान कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी से नजदीकियों के चलते मायावती नाराज हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि अंसारी बंधुओं को बहुजन समाज पार्टी से निकाला जा सकता है। बीएसपी सुप्रीमो उनसे किनारा कर सकती हैं। बहुत जल्द उनकी तरफ से ऐलान किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी हैं मुख्तार अंसारी परिवार की, उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बीएसपी से इनकी छुट्टी हो जाए। और अब उसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द अंसारी बंधुओं को बीएसपी से निकाला जा सकता है। इसका ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर सकती हैं। अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, गाजीपुर से सांसद हैं और मऊ से मुख्तार अंसारी विधायक हैं। बीएसपी के टिकट पर ही वो जीते थे, लेकिन अब दोनों से किनारा कर सकती है बीएसपी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को, समाजवादी पार्टी से हाल फिलहाल के दिनों में अंसारी बंधुओं की बढ़ रही जो है मोहब्बत के चलते जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ये बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। हमारे सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों को पार्टी से निकाला जा सकता है।
चूंकि अफजाल अंसारी इस वक्त मौजूदा समय में सांसद हैं गाजीपुर से और मुख्तार अंसारी विधायक हैं, दोनों ही भाई जो हैं वो कौमी एकता दल के बैनर तले जो हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं और हाल के चुनावों से पहले उन्होंने अपने दल का विलय किया था। मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक हैं और अफजाल अंसारी 2 बार के सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव है अंसारी बंधुओं का पूर्वांचल में। और मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में बंद हैं। जैसा कि खबरें हमको मिल रही हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही सिकबतुल्ला अंसारी जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, उनके बेटे ने ज्वाइन की थी, उन दोनों को टिकट की बात कही जा रही है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी की बीवी और उनके बेटे दोनों को टिकट मिल सकता है। पूर्वांचल में गाजीपुर में ही कहीं किन्हीं सीटों से समाजवादी पार्टी अभी उस पर प्लान कर रही है। समाजवादी पार्टी के बैनर तले उन दोनों को टिकट मिल सकता है और मुख्तार अंसारी को कौमी एकता दल जो है वो समाजवादी पार्टी सपोर्ट करके चुनाव लड़ाएगी, यानी कि मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल के बैनर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी पत्नी और उनके बेटे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अफजाल अंसारी के साथ भी ऐसी सुगबुगाहटें तेज हैं। हालांकि इन खबरों पर अभी पुष्टि नहीं है अमित, लेकिन ये बात हमारे सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इन तमाम बातों से बहुत नाराज हैं। हालांकि अंसारी बंधुओं का बसपा में आना और बसपा से जाना, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना, वहां से हटना, ये एक बार नहीं कई बार हुआ है और राजनीतिक खेमों में इस बात की चर्चाएं बहुत आम रही हैं। परिवार प्रभावशाली है पूर्वांचल में, इस बात में कोई दो राय नहीं। हालांकि मायावती एक ये मैसेज भी कन्वे कर सकती हैं, अगर अंसारी बंधुओं को वो पार्टी से निकालती हैं तो ये मैसेज भी यूपी में सर्कुलेट हो सकता है कि अपराधियों की छवि वाले नेताओं को बसपा में जगह नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा मैसेज कन्वे हो सकता है। तो अब इंतजार जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्रवाई का है। हालांकि अफजाल अंसारी का भी 3-3.5 साल का कार्यकाल बचा है लोकसभा में, तो कैसे पार्टी उनसे किनारा करती है और ये सारी चीजें जो है वो देखते ही बनेंगी। ठीक है शिवा, लेकिन मायावती के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। सरपतहा थाना क्षेत्र के गैरवाह गांव के पास से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से प्रशांत कुमार उर्फ कल्लू पांडे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो सुल्तानपुर जिले के कादीपुर का रहने वाला था। इसके खिलाफ महाराजगंज, जौनपुर और अंबेडकर नगर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। वो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी, उसके बाद पीएचसी लाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से आईजी रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। कानपुर में एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है। ड्राइवर के इंतजार में मरीज ने दम तोड़ दिया। ड्राइवर पर शराब पार्टी में मशगूल होने का आरोप लग रहा है। सीएचसी घाटमपुर से मरीज को रेफर किया गया था। परिजनों ने एम्बुलेंस ड्राइवर के शराब पार्टी का वीडियो भी बनाया है। बताया जा रहा है कि उसी की लापरवाही के चलते मरीज ने यहां पर दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस चालक पर अब लापरवाही का आरोप लग रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर के इंतजार में ही मरीज ने दम तोड़ दिया, क्योंकि ड्राइवर पर शराब पार्टी में मशगूल होने का आरोप लग रहा है। सीएचसी घाटमपुर से मरीज को रेफर किया था, उसको एम्बुलेंस से ले जाना था, लेकिन ड्राइवर उस दौरान शराब पार्टी में मशगूल था। वैस करवा रहे हैं तुम लोग। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में और ये जो वीडियो सामने आया है इसमें कितनी सत्यता है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के घाटमपुर के सीएचसी में कानपुर देहात के एक मरीज को भर्ती कराया गया, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको रेफर किया गया था कानपुर के हेलट के लिए। उसके बेटे का ये आरोप है कि जब उसने डॉक्टरों से गुहार लगाई तो डॉक्टरों ने कहा चालकों को आप खुद सूचित करें। जब वो चालकों के कमरों में पहुंचा तो वहां शराब दारू पार्टी चल रही थी, जिसका वीडियो उसने बनाया और उसके बाद वीडियो बनाते ही ड्राइवर भड़क गए और उसके साथ हाथापाई करने गए, जैसा उसने आरोप लगाया। उसके बाद डॉक्टर की टीम वहां पहुंची, इसकी गंभीरता को समझा, तब तक उस मरीज की मौत हो चुकी थी। हालांकि एम्बुलेंस का स्पेयर ड्राइवर कराकर उसे कानपुर भेजा गया, लेकिन डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड बताया, जो बुक शीट में लिखा हुआ है। और अब इस पूरे मामले पर इस विभाग के डॉक्टर्स कुछ भी कहते बचते नजर आ रहे हैं, मगर वहां के जो सीएचसी के लिपिक है उनका कहना है कि ये रोज ये दारू पार्टी आम बात हो जाती। जब भी कभी इन्हें पैसा मिलता है इन ड्राइवर्स को, तो ये बगल के कक्ष में बैठ के इस तरह की
सैटरडे, संडे और मंडे पार्टी मनाते हैं। शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर कानपुर से है। थाने में डेंगू ने दस्तक दी है। बिधनू थाने में 5 पुलिसकर्मियों को डेंगू हो गया है। 2 महिला कांस्टेबल समेत 5 लोग संक्रमित हुए हैं। 5 अन्य पुलिसकर्मियों में भी डेंगू के लक्षण देखे गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर डेंगू ने थाने में दस्तक दे दी है। बिधनू थाने का मामला है। 5 पुलिसकर्मी डेंगू से संक्रमित हुए हैं। इनमें 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। 5 अन्य पुलिसकर्मियों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कई जिलों में बढ़ रहे वायरल फीवर और डेंगू पर कहा है कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि 58 जिलों में वायरल और डेंगू का प्रकोप है। अब तक 1358 मरीज अलग अलग जिलों में सामने आ चुके हैं। और कल का जो हमको आंकड़ा था उसमें 58 जनपद में 129 पेशेंट्स नए आए थे और सब मिला के 1374 केसेस अभी तक आए हुए हैं। सर, फिरोजाबाद और मथुरा इसमें संदिग्ध डेंगू का वायरल हुआ, उसमें कई सारी मौतें भी हुई, तो उसको लेकर कितनी तैयारी सरकार की? हाँ, देखिए, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद का जब घटना हुआ था तो तत्कालीन उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे संज्ञान लेके, और उन्होंने उसका जो दिशा निर्देश दिया था उसके हिसाब से किए थे। उसमें 2 बात उभर के आई कि एक तो जिन बच्चों का मृत्यु हुआ था, जिन पुरुषों का या जो और अन्य बड़े लोग का मृत्यु हुआ था, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए थे और उसके बाद कुछ अपने घरों में हुआ था। क्योंकि ये मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल और घरों में होता, इसका प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये डेंगू है कि नहीं, क्योंकि इनके सैंपल नहीं लिए जा पाए। और अब खबर लखनऊ से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री नीलकंठ तिवारी, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी कार्यक्रम के बारे में, कब तक हो जाएगी कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए अमित, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है, जिसके जरिए प्रयास ये किया जा रहा है कि आज़ादी के जितने भी मतवाले रहे हैं या जितने भी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सबको याद किया जाए, उन सबको श्रद्धांजलि दी जाए अपनी तरफ से। और आज इसी कड़ी में जहां पर एक तरफ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से, तो वही दूसरी ओर जो हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है लखनऊ में। आज बीएनए में मैं मौजूद हूँ और जिस हॉल में कार्यक्रम होना है उस हॉल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दूं मैं आपको। यही वो कार्यक्रम है जहां पर कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और यहां पर इसकी ठीक पीछे अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के तौर पर सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसके बारे में जानकारी देंगे। अब फिलहाल कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ी देर है, 12 बजे का समय दिया गया है, लेकिन उसके पहले तमाम जो बीएनए के मेंबर्स है वो भी यहाँ पहुंच रहे, अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का, जिनके आने के बाद से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अमित, शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कुल सचिव, पूर्व कुल सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मौजूदा कुल सचिव आशुतोष द्विवेदी और पूर्व कुलपति एमएलबी भट्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 3 बीजेपी विधायकों ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। बस्ती, अयोध्या और बिठूर के विधायकों ने चिट्ठी लिखी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। तो एक बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं कि जेएमयू में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसकी अब जांच होनी है। बीजेपी के 3 विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कुल सचिव और पूर्व बीसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कुल सचिव आशुतोष द्विवेदी पर भी आरोप लगाए गए हैं। पूर्व वीसी एमएलबी भट्ट पर भी इस चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की अब जांच होनी है। ये चिट्ठी बीजेपी के 3 विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजी गई है, जिसका संज्ञान लिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। और एक बड़ी खबर झांसी से आ रही है। दबंगों ने युवक को हैंडपंप में बांधकर बुरी तरीके से पीटा है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने रस्सी से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंधक बने युवक को रिहा करवाया। आरोप के मुताबिक दबंग 3 बार पहले भी उसे बंधक बनाकर पिटाई कर चुके हैं। युवक की मां ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। बबीना थाना क्षेत्र का ये मामला है।
मारा किसने इसको? मेरठ में पुलिस ने शातिर गैंग का खुलासा किया है। ज्वेल थीप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के पास से 1 करोड़ रुपए के बेशकीमती गहने भी बरामद किए गए हैं। देखिए कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े ये ज्वेल थीप। गौर से देखिए इन सोने के गहनों को। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी ज्वेलरी शोरूम में रखे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बेशकीमती गहने मेरठ पुलिस लाइंस के थाने में रखे हुए हैं। मानो पुलिस स्टेशन में ही सोने चांदी की दुकान लग गई हो। दरअसल मेरठ पुलिस ने 1 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाले 7 शातिरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किया है। बीती 27-28 अगस्त की रात को इन चोरों ने रेकी कर सिविल लाइंस इलाके में 1 करोड़ की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसमें गैंग एक पूरा गैंग यानी रेकी करने वाले, उसके बाद में घर में उसके चोरी करने वाले, फिर उस सामान को सुनार जिसने खरीदा वो, और साथ में जिनके पास में और जो है इसकी जो प्रॉफिट्स चले गए उन सब लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड इरशाद सहारनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उन सुनारों को भी गिरफ्तार किया है जिनको ये चुराए गए जेवर बेचते थे। चोरों के इस गैंग के काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। पहले गैंग के सदस्य बंद मकान की रैकी करते थे और फिर जब वो संतुष्ट हो जाते थे कि बंद पड़े मकान में कोई आने जाने वाला नहीं है, तो तभी वो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रैकी करने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता था। चोरों ने ज्यादातर गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी ही उड़ाई थी। काफी सामान चला गया था घर पे, काफी सारा ज्वेलरी, काफी सारा कैश भी, ज्वेलरी भी, मतलब मेन तो सारा का सारा सारी ज्वेलरी थी इसमें, डायमंड। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।